एक मिनट, हाँ बोलो अभी। हाँ 20 या 22 इयर्स के लड़की है। लड़की है। हम्म तो उनके फॅमिली में कुछ मेंबर के बाल हे बहुत पतले आहे. हम्म मी थोडं मराठीतच बोलते. ठीक आहे, म्हणजे बोला. त्यांचा भांग भांग आहे हम्म केसांचा हम्म तो ब्रॉड होतोय. हम्म अ, हम्म हिचा खूप ब्रॉड झालेला. तिच्या बहिणीचे पण कमी विरळ आहेत हम्म आणि आईची की वडिलांची असे खूप विरळ आहेत. हम्म एवढे विरळ आहेत की म्हणजे केस तेल लावलं तर खूपच मोठा भांग दिसतो. हम्म बिना तेल लावता सुद्धा मोठा दिसतो. हम्म बाकी कंप्लेंट्स मध्ये काहीच नाही. केसांची हम्म लांबी चांगली आहे. केसांचं स्ट्रक्चर चांगलं आहे. मऊ आहेत. हम्म पण मग भांग विरळ आहे. हम्म तर या केसमध्ये काय विचार करावा कसा? तो इनका प्रश्न जो है वो उस फैमिली में सभी सभी के बाल जो है वो पतले हैं, सगळ्यांचेच आहेत ना, पतले हैं. नाही, आईचे की वडिलांचे एकांचे आहेत आणि बहिणीचे आहेत. हाँ तो पण ह्या मुली एवढे नाहीयेत. हाँ तो क्या है, कई लक्षण जो है प्रकृतितः रहते हैं और उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हम. प्रकृतितः जो लक्षण रहते हैं उसमें बदलाव नहीं आता. कई लक्षण जो है वो उस बीजांग जो रहता है, हाँ, शुक्र शोणी संयोग के समय उस बीजांग ही वैसा रहता है, उस प्रकार से वो फैमिली में बाल टेढ़े रहना, पतले रहना ऐसे हो जाता है. तो प्रकृतितः जो लक्षण है वो हम कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, उसमें कुछ बदल नहीं कर सकते. जैसे वात प्रकृति के लोग रहते तो उसको बोला है कि स्फुटित केश, पाद, हस्त, हाँ, तो उसके जो पैर है उन वो भेगा जो है वो उसको क्रैक जाते ही है. उसके जो हेयर्स रहते हैं वो स्प्लिट हेयर्स रहते हैं. तो नित्य अभ्यंग करके थोड़े बहुत लक्षण जो है उनमें हम थोड़े बदल कर सकते हैं, पर ज़्यादा कुछ नहीं होता. जो प्रकृतितः है, अनुवंशिकता है, सहज जो चीज़ है उसमें ज़्यादा बदल नहीं किया जाता. सिर्फ हम कुछ उपचार से किया जा सकता है, उसमें थोड़ा कॉम्पेंसेट कर सकते हैं लक्षण. ठीक है. जैसे पित्त प्रकृति के लोग रहते हैं वो स्वेदी बोले हैं, उनमें स्वेद ज़्यादा आता है. अब इन्होंने जो पित्त शामक जो जो उपचार अगर किए तो स्वेद का प्रमाण कम होता है, पर स्वेद आने की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा ही रहती है नॉर्मल इंसान से. तो इस प्रकार से जो प्रकृतितः लक्षण है, सहज लक्षण है, उनमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं कर सकते. उनको बोलना है नित्य अभ्यंग करते जाओ, बस इतना ही ये करो. ठीक है. तो इसीलिए वो प्रकृति बोला है, क्योंकि वो लक्षण जो है वो व्याधिकर नहीं होते, कुछ बड़ी व्याधि नहीं होती, पर वो लक्षण कायम स्वरूप रहते हैं शरीर में. बोलो. परंतु पेशंटची अशी अपेक्षा आहे की आता ऍटलिस्ट म्हणजे खूपच दिसतंय, वाढायला नकोय. हाँ, वही वो फिर नित्य पण हे अभ्यंग करना, बालों के लिए जो हितकर क्या क्या है वो सब कुछ अच्छा चालू करो, अस्थि धातु पर काम करो, है ना. पर बोल रहा हूँ ना मैं कि जो अनुवंशिकता हो, सहजता हो, हाँ, तो उसमें ज़्यादा नहीं हो सकते. उनको पेशेंट को बोलना है जो चीज़ें है, जो सच है वो बोलना है ना. अब जैसे मम्मी डैडी दोनों पतले हैं और बच्चा पतला हो गया तो कितना भी उसने खाना खाया तो भी वो बहुत वेट गेन नहीं होता उसका, है ना. तो बीजावयव कैसे है उस प्रकार से रहता है. उस प्रकार से रहेगा. ठीक है. जैसे है. हम्म? आहार विहार के द्वारा हम लक्षण ओके में सर. कुछ थोड़े बदलाव ला सकते हैं, थोड़ा पर तो बहुत कुछ नहीं होता. पित्त प्रकृति का होगा तो स्वेद ज़्यादा आएगा ही. वात प्रकृति का होगा तो उसका त्वचा रुक्ष होगी, स्प्लिट हेयर रहेंगे बार बार, ये सब रहेंगे, पतले रहते हैं बाल, हाँ, स्काल्प दिखता है, ये रहता है ना. पित्त प्रकृति के लोगों के भी तनु बाल रहते हैं, है ना, अल्पकेशी रहते हैं. जल्दी ये हो जाते हैं, उनमें पालित्य आ जाता है, तो ये सब रहता है. ठीक है. और पूछो. बोलो. और किसी को कुछ पूछना है पूछते जाओ. 10 बजे तक हम लेने वाले हैं केस डिस्कशन. और कुछ प्रश्न है क्या, पूछो, फटाफट पूछो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके.
पूछो तब तक मैं कुछ। तो कैसा है, वो प्रकृति जो है वो बदल नहीं सकते हम। वात प्रकृति के जो लक्षण बताए गए हैं। हाँ बोलो बोलो। हम्म आवाज नहीं आ रहा। ट्रीटमेंट हम्म पीसीओडी ट्रीटमेंट का नहीं आ रहा है लेकिन आवाज। और किसी को कुछ पूछना है? आवाज नहीं आ रहा है मैडम आपका। प्रणाम सर। हाँ बोलो। सर एक पेशेंट है 80 ईयर मेल 80 पेशेंट 80। उनका 80 हम्म 80 और उनका वजन भी करीब 80 के आसपास ही है, हम्म मतलब फैटी है थोड़ा सा। हम्म और उनका जो पास्ट हिस्ट्री है वो है वो पिछले 20 साल से डायबिटिक है। हम्म और पिछले 20 साल से डायबिटिक है सर। उनका जो ब्लड शुगर है वो अभी 120, उनका 120 तो अब आ गया है सर मेरी मेडिसिन के बाद में। उससे पहले उनका 170 फास्टिंग था और 250 के आसपास उनका पीपी रहता था। और ये उनका तब है सर जबकि वो 250 उनका पीपी है और 170 के आसपास तो उनका 20 साल से वो फास्टिंग रहता दवाई था खा रहे जब हैं। वो 20 साल से दवाई खा रहे ओके। हैं सर। और अभी पिछले 1 साल से वो इंसुलिन 18 और 16 उनका यूनिट चल रहा है इंसुलिन का। सर प्रेजेंट करने में उनको एक वो कंप्लेन है, उनको डायबिटीज वो क्या है? अल्सरेट हुए हैं पिछले 3 महीने। डायबिटिक फुट के तौर पे अल्सर, अंगूठे में एक अल्सर है, एक उनका फुट में जहां पर की सोल पे अल्सर है, एक उनका एंकल जॉइंट पे अल्सर है। अल्सर थे वो पिछले 3 महीने से उन अल्सर का ट्रीटमेंट एलोपैथिक सारे एंटीबायोटिक्स के साथ ले रहे थे, बट वो अल्सर जो वो ठीक नहीं हुआ। और उसके अलावा उनका सांस फूलना है, ऐसे कोई डायबिटिक उनको एस्थेटिक वो नहीं है, लेकिन सांस और फीवर है। उनको लगता है कि बॉडी टूट रही है और मतलब बदन में दर्द और उनको वो फीवर फील होता है, वो कर सकता है। लेकिन उनको थर्मामीटर में जो है ज्वर ज्वर की जो उसमें थर्मामीटर के अंदर नहीं आता। उसका खाना पीना सब कुछ सही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ है खाते हैं, लेकिन उनका व्यायाम बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो रिटायर्ड हवलदार रहे हैं। वो उनका अभी रिटायरमेंट के बाद में सर एज, सॉरी एक बार चेंज करूंगी, एज उनकी 62 है सर, नॉट 80, 62। ठीक। 62 एज है क्योंकि वो 2 साल पहले रिटायर हुए हैं। तो उसके बाद से उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही मतलब गांव में जाकर बहुत ही सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है। उसके बाद से जब डायबिटीज उनको 20 साल से है, लेकिन वो गांव में जाके उनका और ज्यादा लाइफ स्टाइल सीडेंटरी हो गया है, तो उनका चलना फिरना काफी कम हो गया है। तो ये अल्सर उनके फूट में डेवलप हुए हैं। सांस उनकी शुगर जो है सांस क्या हो गई? ये उनका सर शुरुआत उनकी 20 साल पहले जब वो सांस फूलती है, जैसे कहते हैं तो उनको नहीं, उनको अस्थमा के चेस्ट के अंदर कोई भी ऐसे वो नहीं आए हैं कि एक्सरे के अंदर कोई फीचर्स दिख रहे हो, लेकिन उनका शुद्ध श्वास जैसा होता है, चलने फिरने में सांस फूलना वो उनको होता है। बहुत टाइम तक बैठे ही रहते हैं, बहुत मतलब एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, बैठे रहने का ही ज्यादातर वर्क रह गया है अब उनका। और जो मैंने उनकी मेडिसिनल हिस्ट्री निकाली सर, उसमें उनका मेटफॉर्मिन 2 बार चला रहे हैं अभी, 2 टाइम मेटफॉर्मिन चल रहा है, एक बार उनका इंसुलिन चल रहा है, 2 बार इंसुलिन चल रहा है। इसके साथ उनका ब्लड शुगर इतना था। और मैंने जब जो भी गांव के डॉक्टर होते हैं उनसे दवाई ले रहे हैं, वो उनको वाइसलॉन दे रहे थे, वाइसलॉन का इंजेक्शन, टेरिफाइलिन का इंजेक्शन उनको इंजेक्ट कर देते थे हर 15 दिन पे। तो वो उससे 15 दिन सही चलते थे और फिर उनका ब्लड शुगर फिर से रेज और फिर से उनका वो प्रॉब्लम आया था। तो अभी वो मेरे पास 15 दिन पहले आए हैं, तो मैंने उनका सबसे पहले स्ट्रिक्टली ये इंजेक्शन रुकवाए कि अब आप वो इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लेंगे, चाहे आपका बदन में दर्द हो या कुछ हो, वो हम अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन से देखेंगे। और उनका सिर्फ अभी इंसुलिन 2 और मेटफॉर्मिन 2 टाइम की जगह 1 टाइम कर दिया है मैंने उनका। और अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन में सर उनको मैं जो दे रही हूँ अब एक डायबिकॉन सर वो आता है एक एमली का BGR 34,
और एमरी प्लस। ये इनसे मैंने जो पिछले 15 दिन में जो है ब्लड शुगर कंट्रोल करके, अब वो कल मेरे पास जब आए थे 15 दिन की मेडिसिन के बाद में, तो उनका जो फास्टिंग है 120 पे आ चुका था और पीपी भी उनका किसी हाल 200 से ऊपर नहीं गया थे बीच में। तो अभी क्या करना अब सर इनका जो मेन कंसर्न, सर फुट का अल्सर भी काफी भर गया। मेन कंसर्न जो है उनका ये है कि जो कुछ कुछ दिनों पे उन्हें ज्वर जैसा लगता है, बॉडी में लगता है कि उनको बुखार की दवाई कोई ना कोई खानी पड़ेगी। वो चीज उनको क्यों आ रही है, जबकि जो उनका थोड़ा सा सांस फूलने की परेशानी थी वो मैंने वायु गुल्का दिया उनको, वो उससे उनका ठीक है काफी हद तक। वायु गुल्का था उनका, वो भी ठीक हो गया काफी हद तक। लेकिन ये उनका थोड़ा सा जो बुखार सा आ रहा है, फीवर, वो चीज नहीं जा रहा है। ठंडी लग रही है क्या उनको? और इसमें और क्या सर, उनको ठंडी नहीं लगती सर, ऐसा लगता है कि बदन टूट रहा है, बदन टूट ऐसा उनको हर हफ्ते में एक बार हो जाता जो है। लक्षण रहते हैं वो वातज ज्वर में रहते हैं कि बदन टूटना, बुखार लगना, ठीक है ना। तो वातज ज्वर की जो दवाई है उसमें क्या है, श्रेष्ठ अमृता है, श्रेष्ठ है ना। तो अमृता, रिंगणी, ये दवाई चालू कर दो। अभी आपने कॉम्बिनेशन जो दिया है कंपनी का उसमें क्या है मालूम नहीं हमें, ठीक है। पर अभी ये जो इनका वही जो है वो वात के इसमें आ गए हैं वो, पर ठीक है। और बहुत साल तक उनका प्रमेह है, उनका डायबिटिक है, ठीक है। अभी जो दवाई है कंप्लीट बंद होना का बहुत कठिन होता है, क्योंकि उनको आदत ही लग गई होती है उसकी। थोड़ी बहुत शुगर कम दिखती है दवाइयों से, पर वो काफ़ी ऐसा नहीं होता कि पूरी दवाई बंद हो गई और हमारी चालू हो गई, और ऐसे होना बहुत कठिन रहता है। तो अभी क्या है, ये जो डायबिटिक है उसके कॉम्प्लिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ही काम होना चाहिए, क्योंकि व्याधि अभी इतना ये नहीं है, डेंजर नहीं जितना अभी कॉम्प्लिकेशन दिखेंगे। जैसे उसको डायबिटिक फुट दिखेगा तो वो अगर हो गया फिर वो एम्प्यूट करना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस है, वो ट्रीट होने चाहिए। तो उनमें अगर आपको लग रहा है वो अल्सर जो है उसमें क्लेद ज़्यादा लग रहा है, तो क्लेद शामक जो दवाई है वो चालू कर दो पेट में, ठीक है। वो आपको लग रहा है कि क्लेद नहीं है, ऐसा ही व्रण होता है उसमें, क्लेद नहीं और वो भरती नहीं, उस प्रकार से होगा तो उनमें जो है बाकी की चिकित्सा चालू कर दो। मुख्य जो है इन पर काम वात का ही करना पड़ता है, क्योंकि वही वात का रहता है, व्याधि बहुत समय तक रहती है। और वात शामक में दशमूल में श्वास पर काम करने वाला जो है वो रिंगणी है, जो शोतहर भी है, वात शामक भी है और दशमूल में आया है, ठीक है। और कासहर भी है, श्वासहर भी है। तो इस प्रकार से रिंगणी का प्रयोग युक्ति प्रमाण से करो और अमृता का प्रयोग करो, ताकि जो अंदर से बुखार है वो जाएगा और ये जो बाकी के लक्षण है वो ठीक हो जाएंगे। उनको बोलो कि थोड़ा बहुत व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। अगर व्यायाम नहीं करोगे तो क्लेद उत्पत्ति होगी, फिर व्रण आ गया तो वो व्रण रोपण नहीं होगा। वो उनको बोलो, व्यायाम का महत्व बोलो। बहुत व्यायाम करना है ऐसे ही नहीं है, क्योंकि उनका वय ज़्यादा है ना। तो ज़्यादा व्यायाम नहीं करना है, सिर्फ चलगुण बढ़ना चाहिए। शरीर में है वो सभी भाव व्यक्त होने चाहिए बराबर से, ठीक है ना। कहीं पर भी मार्गावरोध नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से व्यायाम करना है, चाहे वो योगा करो, चाहे धीरे धीरे जो व्यायाम कर सकते हैं वो व्यायाम करना ही करना है। उनको बोलो व्यायाम का महत्व, ताकि बाकी के कॉम्प्लिकेशन है वो हम टाल सके। अब ये डायबिटिक है तो कई कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। एक तो ये सर न्यूरोपैथी भी आती है। न्यूरोपैथी में सर वो एक जलन जैसी जलन जैसी रहती है। तो क्योंकि क्या रहता है, मधुर रस बहुत पहले से ही बंद किया रहता है, और मधुर रस कम होने के कारण जो होने वाली व्याधियां है वो शास्त्र में वर्णित है, वो भी व्याधियां सब आती है, ठीक है ना। तो मधुर रस क्या करता है, तर्पण करता है, पूर्ण करता है, प्रसन्नता लाता है, ये सभी लक्षण जो है वो जाते हैं, है ना। और मधुर रस के अल्प सेवन से होने वाली व्याधि वो भी होती है। तो ये सभी का विचार केस पेपर में होना चाहिए, लिख कर होना चाहिए। दूसरी बात जो है उनको नित्य अभ्यंग बोलना, बाकी की जो दिनचर्या है वो उनको चालू करो। नित्य अभ्यंग बोलो, उद्वर्तन बोलो, जो कुछ आप ये कर सकते हो करो। और डायबिटिक जो है उनके कॉम्प्लिकेशन ही ज़्यादा रिस्की रहते हैं। जैसे डर्मोपैथी आ गया तो वो डर्मोपैथी में वो निक्रोबायोटिक डायबिटिकोरम आ जाता है, वो शिन पर आ जाता है, न्यूरोपैथी आ जाती है। न्यूरोपैथी में क्या कर सकते हैं? डिमेंशिया जैसे वो जो आ जाती है, वो सिर्फ उससे नहीं है, वो मधुर रस के अल्प सेवन से भी है। तो हम क्या करते हैं, डायबिटिक पेशेंट ऐसे नहीं बोलते कि आप मधुर रस मत खाओ, और बाकी की जो चीज़ें हैं व्यायाम वाली चीज़ें वो करो। क्यों इतना क्या हो जाता है, मधुर रस कम करने से चीज़ें हो जाती है। शुगर लेवल जो है उस लेवल तक मेंटेन करना, और उसका जो है उतनी ही रहनी चाहिए। ये जो अट्टहास जो बोलते हैं वो गलत है, पहली बात। तो कभी कभार ये ट्रांजिएंट चेंजेस दिखते हैं, कभी कभार शुगर ज़्यादा दिखती है, कभी कभार कम दिखती है, जैसे वेरिएशन है। जैसे हमारे दोष है
तो दोष जो हम बोले कि बाबा दोष समस्थितित रहने चाहिए, तभी भी समस्थितित नहीं रहते हो, है ना। वयो रात्रि भुक्तानाम त्यंत मध्याधिका क्रमात्, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनका टोटल कैलकुलेशन है वो सम होना चाहिए, बराबर है ना। उसी प्रकार जो है वो शुगर कम ज़्यादा होती है, वो जो उतनी ही होनी चाहिए, इतनी ही रहनी चाहिए, ये जो है ना वो उससे प्रॉब्लम हो जाता है। तो उनको बोलो कि थोड़ा मधुर होना चाहिए आहार में, ठीक है। तो मधुर कौन सा होना सर चाहिए? इसमें जलन वाला जो प्रॉब्लम है उसके लिए क्या हम चंदन या हाँ, फिर उसके लिए क्या करना है, अभ्यंग कपूर का करना है। ऑयल? और वो चंदन वाला हम्म। लाक्षादी तेल आप यूज कर सकते हो, नहीं तो कोई भी कड़ू तेल, मीन्स तिक्त रस से सिद्ध किया हुआ, शीत तिक्त रस से सिद्ध किया हुआ तेल, उसका अभ्यंग करो। तिक्त का घृत जो है उसका भी अगर लेप, घृत जो है वो भी अगर लगाया तो भी ये जलन कम होती है। एक मिनट, मैं फ़ोन उठाता हूँ। हॅलो, लेक्चर चालू आहे। हां, का गं असंच ना? हॅलो हॅलो, एक मिनिट जरा, मैं बोलता हूँ, एक मिनट एक मिनट। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर हाँ सर, आवाज आ हाँ, रही है आवाज़ आ आपकी। रही है, फ़ोन आया था बीच में। हाँ, तो आदि जैसे लक्षण दिखते हैं, जो मधुर रस कम होने के कारण रुक्ष गुण भी बढ़ता है, तीक्ष्ण गुण भी बढ़ता है, उष्ण गुण भी बढ़ता है। हाँ, जो मधुर रस जिससे कॉम्पेंसेट करता है वो ये अपोजिट गुण बढ़ते हैं, और ये सभी गुण जो है वो अपने अग्नि विसर्प में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो दाह दिखता है, अंतर्दाह, अंदर से वो त्वचा जलने जैसी लगती है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो तिक्त घृत जो है उसका लेपन करना, बाहर से ही लगाना, तो उससे बहुत वो शांति मिलती है, ठीक है। हाँ, और क्या बोल रहे थे आप? हाँ सर, इसी के लिए बोल रहे थे कि हाँ अगर ये जलन है इसके लिए हम हाँ, तो तिक्त रस का हाँ घृत लगा हाँ, सकते हैं, चंदन वाला का ऑयल लगा सकते हैं। लगा सर सकते हैं। सर्वांग अभ्यंग करना है या फिर सर्वांग अभ्यंग सर्वांग से अभ्यंग मना कर, करते हैं हाँ हम? कर सकते हो। सर्वांग अभ्यंग तिक्त घृत भी पूरे बॉडी को एज ए मॉइस्चराइजर जैसे लगाते हो वैसे लगा सकते हो, ठीक है। उसका ज़्यादा इफेक्टिव मिल जाता है। अग्नि विसर्प में अच्छा बोला सर। भी गया है, आचार्यों ने, ठीक है। तो इस प्रकार से करो उसका विचार। हाँ, पाददाह, पादहर्ष, ये भी लक्षण दिखते हैं, उसमें भी वो काम आता है। व्रण के लिए सर मैंने व्रण रोपक पहले तो पंचवल्कल और निम्बाजी से उसका हाँ, क्योंकि प्रक्षालन क्या किया है, था, और अभी उसके बाद इनका, व्रण हाँ, रोपक तेल आता है। इनका जो वय है ना वो वातज है, व्याधि भी जीर्ण है, तो बहुत क्लेद हर, हाँ, लेखन ऐसे द्रव्य देकर फायदा नहीं है, वात प्रकोप हो जाता है, ठीक है ना। और वात प्रकोप के होने के कारण क्या आ जाता है, दारण आ जाता है, मीन्स व्रण का संधान नहीं हो पाता, ठीक है ना। क्योंकि वात संधान नहीं करता, वात धारण कर देता है, तो रोपण नहीं हो पाता। तो इसलिए व्रण में अगर क्लेद ज़्यादा दिख रहा है आपको, उसके वजह से हो नहीं रहा, तो कषाय रस का प्रयोग करना है, धावन का। और आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ क्लेद नहीं है पर फिर भी व्रण नहीं भरता, तो जीवनीय या फिर मधुर रस के जो द्रव्य है उसका सिद्ध घृत जो है वो व्रण पर लगाना है। वहाँ भाव पदार्थ निर्माण करना ज़रूरत रहती है, जैसे जीवनीय द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत लगाना बोला है व्रण में। हाँ, तो उस प्रकार से द्रव्य उधर क्लेद भाव बढ़ाना है हमें, तो उस प्रकार से वहाँ लेपन करना। वहाँ व्रण का ये देखो कैसा है, उस पर चिकित्सा निर्भर रहेगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। उसको ठीक है लग रहा सर। है आपको क्लेद नहीं है, सर रुक्ष इन व्रण है, पेशेंट में रुक्ष व्रण दिख रहा है, और ये नहीं हो रहा है, तो जो बोला है उस प्रकार से घृत का प्रयोग करो। ठीक है सर, अगर जहाँ क्लेद नहीं है तो वहाँ जीवनी रस सिद्ध घृत लगाऊंगी, यस यस और यस। अगर वहाँ क्लेद है हाँ, तो फिर मैं और कषाय रस से ऐसे, कुछ और ऐसे पेशेंट को झट से लेखन कर्म झट से ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसका वय का महत्व है ना। तो उसका एज कितना है वो देखना है, व्याधि कितनी जीर्ण है ये देखनी है, तो उस प्रकार से चिकित्सा देनी है। इसीलिए रिंगणी का प्रयोग बोला कि जिससे क्या हो जाएगा, वो श्वास की गति जो है उसमें ये आ जाएगा, शोथ जो है वो कम होता है और वातशमन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से काम करो, ठीक है। ओके सर। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सर बोलो। प्रणाम सर, इसमें उद्वर्तन अगर करना चाहेंगे तो किसका करेंगे, और क्या अभ्यंग की जगह केवल लेपन ही करना है ना? हाँ, किसका अभ्यंग? क्या? मीनू मैडम के केस में, देखो जैसे स्थूल मीनू पेशेंट, मैम के केस में आपने बोला कि हाँ तिक्त ग्रस्त। हाँ, अभी ये इनका जो दाह है ना, तो वो तिक्त घृत से कम हो जाएगा लगाने के बाद। हाँ,
और अगर पूरा अभ्यंग करना है तो चंदन का तेल से अभ्यंग करो पूरे बॉडी को, ठीक है। तो इस प्रकार से करो। ये और प्रमेय। अगर उद्वर्तन करना है पेशेंट में, हाँ, उद्वर्तन के लिए कफ ज़्यादा चाहिए, स्थूलता चाहिए, मेदस्वी चाहिए, हाँ, तो उनमें उद्वर्तन का प्रयोग करना। तो उसमें सर हम वहाँ पर चूर्ण में क्या कोल सुरत्तादि या कोटन सुपारी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं उद्वर्तन के लिए? हाँ, कर सकते हैं ना। वचा, मुस्ता, त्रिफला, हाँ, दारवी, ये सब का प्रयोग कर सकते हैं। अनंता। थैंक यू। ओके, हाँ बोलो। सर क्लिनिकली स्थौल्यचे पेशंट असतात, तर आपण त्यांना थोडंसं म्हणजे आहार विहारामध्ये अतिझोप, निद्रा नको किंवा जागरण, म्हणजे ग्रंथामध्ये असा उल्लेख सांगितला ना जागरण वगैरे, तर त्या रिगार्डिंग स्वस्थ व्यक्तीमध्ये सांगितलं ब्रह्ममुहूर्तावरती उत्तिष्ठ, पण स्वस्थमध्ये मग याचाच दुसरा अर्थ होतो की जे स्वस्थ नाहीये त्यांनी ब्रह्ममुहूर्तावर नाही, त्यांची झोप पूर्ण झाली तरच उठा, नाही तर नका उठू. मग स्थौल्य हे तर अतिनिंदित, अष्टनिंदित मधले. प्रश्न काय तुमचा? मग प्रश्न असा आहे की मग यांना म्हणजे झोप कमी करण्यासाठी उठवायचं की नाही उठवायचं? उठवायचं ना. ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे, स्वस्थ के लिए ब्राह्म मुहूर्त में उठना है। इसका मतलब ऐसा होता है कि जो स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ नहीं मीन्स क्या, अगर उठ गया ब्राह्म मुहूर्त और उसको लग रहा है कि मुझे अजीर्ण जैसा लग रहा है, तो उसको क्या बोला है, वापस से एक मुहूर्त सोना है, बोला है ना, ठीक है ना। तो व्याधि जीर्णी व्याधित है, वात व्याधित रुग्ण है ना, अति व्यायाम करने वाला है, अध्ययन करने वाला है, इनको नहीं ब्रह्म मुहूर्त पर उठना है, उनको नींद लेनी है पूरी की पूरी, ठीक है ना। जो स्वस्थ है, जिसने ऐसा कुछ किया नहीं है, वातवर्धक कुछ किया नहीं है, ऐसा कुछ किया नहीं, उनको जो है वो ब्राह्म मुहूर्त पर उठना है ना। अब स्थूल व्यक्ति है, उसको ब्राह्म मुहूर्त पर उठना है ही, है ना। अगर वो उसके आगे सोएगा तो वो दिवा स्वाप होगा तो वो मेरे दृष्टि का हेतु है ना, तो और वो स्थूल हो जाएगा। तो उसको तो उठना ही उठना है। वो रात को लेट सोया और जल्दी उठा तो अच्छी बात है ना, बराबर है ना। हाँ, ओके। और पूछो। और पूछो। हॅलो. बोला. सर नमस्कार. नमस्कार. माझ्याकडे एक पेशंट आहे, फिमेल पेशंट. 15 वर्ष आधी ती माझ्याकडे ना अतिरक्त म्हणजे मेनोरेजिया म्हणून ती आली होती. वय किती? तेव्हा मी तिला 2-3 महिने, वय आता सध्या 65 आहे सर. तर तिला मी मेनोरेजियासाठी ट्रीटमेंट दिली, मग तिला मेनोपॉज आला आणि मग ती नंतर आता परत 15 वर्षानंतर ती आता माझ्याकडे आली. आता तिचं 65 इयर ओल्ड आहे. तर आता तिला ना ती माझ्याकडे मला अवस्तंभ म्हणून आली. तर मी मग तिला भूक लागत नाही, आंबट ढेकरा असं तिच्या कंप्लेंट्स होत्या. तर तिला त्रिफळा चूर्ण, ज्येष्ठमध चूर्ण दिलं रात्री झोपताना आणि प्रवाळ पंचामृत दिलं होतं सर मी तिला. आणि अपान वायूची दृष्टी म्हणून अपानकाली मी तिला कमी मात्रेत, कारण पित्त प्रकृती आहे तिची, तर दशमूलारिष्ट दिलं. पण तिला एकदम बरं वाटायला लागलं. त्यानंतर मग ती 15 दिवसांनी मला तिने मग तिचे रिपोर्ट दाखवले. आधी तिने मला रिपोर्ट नाही दाखवले. तर त्याच्यामध्ये 2nd डिग्री रेक्टोसिल आहे सर. पण ती मला 15 दिवसात तुमच्या औषधांनी खूप बरं वाटतंय. तर आता याच्यामध्ये मी अजून कसं मॅनेज करू सर? औषधे बरं वाटतंय मग चांगलं आहे ना. मुळात क्या होता है की आम्लपित्त जो दिखता, सर्जरी सांगितली, म्हणजे तिला डॉक्टरांनी सर्जरी ऍडवाइस केली. पण मी तिला मैंने उसको बोला कि एक आध महीना अभी रुक जाइए, फिर अपन देखते हैं क्या होता है. तो और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? कवर होता है, रेक्टोसिली हो, हाइड्रोसिली हो, कवर हो जाता है. पर इसमें ऐड करने से पहले केस हिस्ट्री डिटेल होनी चाहिए. पहली बात क्या होता है, कभी कभार ये आम्लपित्त जैसे लक्षण ये उदावर्तित वात के कारण होते हैं. उनको मलबद्धता भी है,
है ना, वो तीखा, हाँ, आम्ल ऐसा कुछ खाती है क्या? पित्त प्रकोपक कुछ खाती है क्या अभी? अगर वो अभी तो नहीं खा रही, अभी हाँ मैंने उसको आहार विहार सब बता दिया हाँ सर। पहले अगर वो वो भूख नहीं लगी तो भी खा रही थी, नहीं नहीं नहीं, भूख नहीं लगी तो भी आम्ल खा रही पित्त थी। के लिए जो अपेक्षित है, हाँ, वैसे ही वो हाँ आम्ल खाना, हाँ, तीखा खाना, उष्ण खाना, विदाही अन्न खाना, ऐसे खा रही है क्या? अजीर्णाशन करना, अध्यशन करना, अगर ऐसा है और आम्ल पित्त दिख रहा है तो कुछ बड़ी बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसे आ रहा है और मलबद्धता है, तो उदावर्त के कारण कभी कभार ये लक्षण ये होते हैं। तो उदावर्त हमने अगर उसका ट्रीट कर लिया तो ये लक्षण कभी कभार पूरे जाते हैं। तो वैसे हेतु है क्या वो देखो, हाँ, वैसे हेतु है तो आम्ल पित्त की चिकित्सा करो। पहले बात तो उसका जो उदावर्त जो हो रहा है मलबद्धता, उस पर काम होना चाहिए। वही वात का है, रजोनिवृत्ति हो गई है ना, तो बस्ती होनी चाहिए, ठीक है ना। बस्ती होगी तो उदावर्ती लेने के लिए सर वो तैयार नहीं है तैयार, वो ठीक है, बहुत दूर रहती है ना, तो बहुत दूर रहती ठीक है, है। तो मेरे तो लिए उसको पॉसिबल अपान नहीं काल है में, सर। हाँ, अगर मैंने बोला कि ऐसे आम्ल पित्त के हेतु स्ट्रिक्टली ऐसे दिख नहीं रहे आपको और फिर भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, तो ये उदावर्त जनित है, तो उसको गंधर्व हरितकी या फिर एरंड तेल ये जो है अपान का ही देना चाहिए, है ना, ताकि वायु का अनुलोमन हो, मल अच्छा हो जाएगा, वायु का अनुलोम हो जाएगा तो अग्नि अच्छी हो जाएगी, अग्नि अच्छा होगा, वो डाइजेस्ट कर पाएगी तो फिर अम्ल पित्त जैसे लक्षण नहीं दिखेंगे, है ना। तो कम से कम दवाई होनी चाहिए। एक आध क्या बोलते हैं ना कि हमें पता चलना चाहिए करना क्या है। 8 दिन में एक बार हम्म 8 दिन में एक बार मैंने फिर उसको बोला सर कि एरंड तेल लो बोल के। हाँ, तो उस प्रकार से करो। और वही आप काम करो कि उसका पेट अच्छा से साफ होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए मल प्रवर्तन, ठीक है। और बाकी के जो लक्षण है वो सब देखना चाहिए, उस प्रकार से करो। बाकी जो एलोपैथी निदान है वो उस पर कुछ ध्यान मत दो, ठीक है। यानी सर्जरी उसको अभी मैंने बोल दिया है सर कि 2-3 महीने तक अभी रुकना हाँ, है, अभी सिर्फ कभी कभार, फूल होने नहीं हाँ, देने का। पेट साफ हो जाने के बाद, भूख अच्छी लगने के बाद, आमावस्था पूरी की तरह कंट्रोल होने के बाद बहुत से चेंजेस जो है, रेडियोलॉजिकल चेंजेस जो 2 महीने में चले जाते हैं, हाँ, तो बहुत से अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। थोड़ा रुकना। थैंक यू सर। ओके, हाँ, ठीक है। और करना क्या है ये पहले निर्धारित करो। किसी भी पेशेंट में हमें क्या करना है, पहले संतर्पण करना है, अपतर्पण करना है, अपतर्पण करना है, ठीक है। अपतर्पण करना है तो किस प्रकार से करना है वो निर्धारित करना है। नहीं, अपतर्पण भी नहीं करना, संतर्पण ऐसे मिक्स कुछ नहीं करना, ठीक है। हमें काम किस पर करना है, हाँ, वायु की अनुलोमन गति, वायु ही प्रतिलोमित हो रहा है इसलिए सब लक्षण दिख रहे हैं तो वायु का अनुलोमन करो बस। बाकी क्यों करना, बाकी ऊपर जो आ रहा है वो आम्ल पित्त, तो उस पर नहीं काम करना। हमें क्या करना है, वायु का अनुलोमन करना है। तो इस ऐसा करोगे तो कम दवाइयों में आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। कभी कभी होता कैसा है, विषाद अवश्य हो जाता है, क्योंकि हमें कैसा लगता है, पेशेंट बोलता है कि वो एसिडिटी भी है वो भी ठीक करो, पेट भी नहीं साफ हो रहा है वो भी ठीक करो, वो ऐसे लक्षण समुच्चय बताता है। पर हमें ये सब नहीं सुनना, हमें सिर्फ ये सुनना है कि उसका क्या एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, उसको बोलते समय बोलना कि मैंने दवाई दी है वो आम्ल पित्त की दी है, पर दवाई हमने दी होती है वातानुलोमन के लिए दी होती है, मलबद्धता के दी रही होती है। तो उस प्रकार से उनको बोलते समय ऐसे बोलो कि ये भी दी है वो भी दी है, ऐसे सब कुछ विचार करके दी है, ऐसे करके बोलना उसको, पर देना अपने मन से। और क्योंकि खर्चा बढ़ता है ना, आप इतना दोगे ना, आप ये वटी दोगे वो वटी दोगे, है ना, प्रवाल भी दोगे, सूचकर भी दोगे, कामधेनु भी दोगे, ये भी दोगे, तो कितना वो उसका बजट जाएगा, उसको जाएगा, हमारा जाएगा, है ना। उसमें उसको फायदा कितना होगा, खर्चा कितना होगा, हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, ये सब जो कैलकुलेशन है वो आने होने चाहिए ना। बराबर है ना। तो इसीलिए ये सभी विचार करने चाहिए, ताकि कम से कम दवाई में काम हो सके। बहुत से दवाइयाँ इस ये छोटे मोटे सिद्धांत जो है उसका प्रयोग करके हम दवाइयों का जो ज़्यादा जो दवाई हम दे रहे हैं वो कम कर सकते हैं। ऐसा। ठीक है, चलो आगे। सर इसी एज की पेरिमेनोपॉजल फेज की पेशेंट को मलाष्टम तो ट्रीट किया, जैसे आप कह रहे हैं अभी की वातानुलोमन कर देना चाहिए हमको, तो उससे काफी चीजें जो है वो कंट्रोल में आती हैं। पर वो डकारे बंद नहीं अगर हो तो क्या करना चाहिए? नहीं होती ना डकारे बंद, अनुलोमन आपने वात का किया तो डकारे बंद होती है। डकार क्या है, उदावर्तित वात है, पर वो उदावर्त
ट्रीट करेंगे। हाँ, पर थोड़ा उदावर्त लंबा कहाँ से ट्रीट हुआ है करना है। उसका भी है। उदावर्त सिर्फ मल से नहीं होता, मूत्र के वेगावरोध से भी होता है, हाँ, अपान के अधोवात के वेगावरोध से भी होता है, बाकी के और लक्षण है ना, जुम्बा हो गई, तृष्णा हो गई, हेतु से क्षुधा तो हो ही गई, देखना पड़ेगा हाँ, ना हेतु से देखना पड़ेगा, है ना। आमाशयगत वात है उसमें भी डकार है, तो बहुत सी चीज़ों में डकार है ना, तो वो देखना पड़ेगा हमें किस वजह से हो रहा है। जी। इसीलिए क्या करना, कभी भी ग्रंथ में एखादा लक्षण है, और सपोज अब उद्गार लग रहा है आपको, तो पूरे ग्रंथ में उद्गार ढूंढो कहाँ कहाँ आया है, हाँ, आपको उद्गार ही देखना है तो पूरे ग्रंथ में देखो कहाँ कहाँ उद्गार आया है, तो आपको पता चलेगा अरे रक्तपित्त में भी ये उद्गार आया, पर उसके उद्गार में ऐसे ऐसे आया है, अरे इसमें भी उद्गार आया है, गुल्म में भी उद्गार आया है, इसमें भी आया है, तो अलग अलग एंगल आपको मिलेंगे हर केस के। तो अब ये उद्गार ये मैंने उपलक्षणार्थ लिया, एक उदाहरणार्थक दिया, पर ऐसे लक्षण पूरा ग्रंथ में देखो एक ही लक्षण, हाँ, तो उस लक्षण के प्रैक्टिस में जो जो आते हैं एटलीस्ट उतने लक्षण, एक 10-12-15 लक्षण मैंने वो मेरे इसमें दिए हैं यूट्यूब पे, तो और लक्षण जो आपको लग रहा है कि ये लक्षण के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, तो वो लक्षण ग्रंथकार में बड़ा काम रहता है, पर एक बार ही हो जाता है। अष्टांग हृदय लेना, अपना चरक लेना, सुश्रुत लेना, माधव निदान लेना, इनमें सब में वो लक्षण देखना कहाँ कहाँ आता है, तो हमें उस लक्षण के हर एंगल हमें मिलते हैं। कोई भी छोटा लक्षण हो, ठीक है ना, जैसे आधमान हो तो आधमान ढूंढो कहाँ कहाँ आता है, तो आपको सब आधमान आदि लक्षण देंगे, तो पता चलेगा अरे इससे भी आधमान हो सकता है ना, तो इस प्रकार से। थैंक यू। ओके, हाँ बोलो, पूछो, प्रश्न पूछो डायरेक्ट। पूछो, प्रश्न पूछो मैडम, नेहा मैडम प्रश्न पूछो। और किसी को कुछ पूछना है पूछो। तो जो आपके पास औरतें आएंगी मेनोपॉज के बाद की औरतें, या फिर जो पुरुष रहेंगे 60-70 के, तो ये सब वात के वय में आने वाले रुग्ण हैं। इनमें कुछ जो बेसिक पथ्य है, हाँ, तो उसमें एरेंडल तेल पीना, हाँ, दूध के साथ पियो, वो पीना, अभ्यंग का नित्य उपचार करना, अभ्यंग नित्य करना, ये जो चीज़ें हैं करनी ही करनी है, हाँ, क्योंकि जब तक आप वात नहीं उनका कंट्रोल में रखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो ये करो, वो बस्ती ले सकता है तो बस्ती का उनको ये कर दो। हाँ पूछो, प्रश्न किसी को पूछना है पूछो। हाँ सर, एक पेशेंट है 52 ईयर की, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, उदर दहा, हाँ फीमेल सर, उदर दहा है, और उदर दहा होने के बाद शुरशुर होता है, मलावरोध भी है, और मन्याशूल है, और उसने एक्सरे वगैरह किया तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस निकला उसमें MRI में। तो यही है ना अभी जो केस बोल रहे हैं हम, हाँ, ये डिटेल केस ले लो, और किसके वजह से है, ये उदावर्त जनित है या किसके वजह से है वो देखो। वैसे वो तीखा, विदाही, उष्ण, विषम ऐसा कुछ खा रही है, तो उस प्रकार की हिस्ट्री है तो वो बंद कर दो, है ना, आम्ल पित्त की चिकित्सा कर दो। आपको लग रहा है कि मलबद्धता, अर्श, कई लोगों में अर्श लगता है ऐसे, इनमें तो अर्श है क्या, देखो अर्श है तो अर्श की चिकित्सा करनी चाहिए। कई बेसिक जो व्याधि है वो होते हैं, हाँ, ऐसे रुग्णों को अर्श जैसे, तो अर्श पूछता ही नहीं कोई, ठीक है, तो कभी भी अर्श पूछते जाओ अर्श है क्या, हाँ, और उस प्रकार से ट्रीटमेंट करो। पेट साफ होना चाहिए, 2 टाइम भूख लगनी चाहिए, पेट भरने के बाद गुरुता महसूस नहीं होनी चाहिए, हृदय व्यथा नहीं महसूस होनी चाहिए, पसीना नहीं छूटना चाहिए, पेशेंट डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, रात को नींद अच्छी लगनी चाहिए, और सुबह पेट साफ होना चाहिए। ये जो है वो क्राइटेरिया में पेशेंट बैठना चाहिए पहली बात, हाँ, तो ये क्राइटेरिया में बैठता है का देखना कभी भी, हाँ। खान पान जो है वो गलत होगा तो बदलना ही पड़ता है। ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है कि खान पान वही रहेगा और मैं दवाई से करूँ, ऐसा होगा नहीं, तो वो देखो, ठीक है ना। शिरशूल, मन्याशूल, ये लक्षण बहुत इनमें आते हैं,
हाँ, अति भाषण करने वाले लोग रहते हैं, उनमें वो जो ख वैगुण्य उसमें चला जाता है, और वात प्रकोप होगा तो वो उसमें जाता है। जैसे टीचर लोग, प्रोफेसर लोग, उनमें घाटा संपिद्यते बोला है कि मन्या और उसका पीछे का भाग जो है वहाँ दर्द होता है, उनमें भ्रम एक लक्षण पाया जाता है। तो ऐसे भी लोग हैं, उनमें वो स्पॉन्डिलाइसिस ऐसे दिखता है रेडियोलॉजिकल, पर हमारे इससे हम उसका अतिभाषणजन्य मन्याशूल ऐसे निदान हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से निदान करके उसकी चिकित्सा करना है। ठीक है, उनमें गंडूश, नस्य, इसका उसकी जो रोल है वो फायदा जो है बहुत होता है। ठीक है ना। रही बात दाह, उदर दाह, ये सब उसके हेतु देखो, उस प्रकार से कुछ खाना खाती है क्या, केस डिटेल है वो बहुत आराम से लिखनी है कभी भी। हाँ, जल्दबाजी नहीं करनी, जैसे एलोपैथी में होता है झट से हम सिम्टम पर जाते हैं और ट्रीटमेंट पे जंप मारते, ऐसा नहीं करना है। जब तक हेतु मिलते नहीं, जब तक हमें उस लक्षण के प्रति हेतु नहीं मिलते, वो जैसे लक्षण बताते हैं उस प्रति हेतु नहीं मिलते, तब तक आपको प्रश्न पूछने ही पूछने हैं। ठीक है ना। और ऐसे प्रश्न पूछोगे तो इतने ऐसे ऐसे निदान आ जाते हैं कि कभी आपने सोचे भी नहीं होगे, ऐसे ऐसे पेशेंट कॉम्बिनेशन का खाता है, ऐसे ऐसे पेशेंट काम करता है। ठीक है ना। तो जितने हेतु हमारे जिस प्रदेश में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उस प्रदेश में ऐसे 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 हेतु मिलते हैं कि वो और जगह कहाँ नहीं मिलते। हाँ, तो वैसे हेतु पूछते जाओ, उसमें ये प्रैक्टिस जो है वो पढ़ाई ही है। हाँ, जैसे आयुर्वेद की पढ़ाई करते हैं वैसे पढ़ाई ही है। तो उस प्रकार जैसे वाचन होता है उसी प्रकार के रुग्ण जो है वो अध्ययन ही रहता है हमारा आयुर्वेद का। हाँ, एक रुग्ण जो अब आएगा तो वो पूरा हेतु लेकर, संप्राप्ति लेकर, व्याधि लेकर आया रहता है, तो एक चैप्टर ही लेकर वो आया रहता है। हाँ, संहिता का, तो वो एक अध्ययन ही रहता है कोई भी रुग्ण। तो उस प्रकार से उसका होना चाहिए, पूरा का पूरा हेतु निकालो, उसके लक्षण निकालो, और उसकी रुग्ण की पढ़ाई होनी चाहिए उस प्रकार से। तो वो वैसा रुग्ण अगर आपने ट्रीट करे तो अध्याय वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। तो उस प्रकार से करो। बहुत बार शिरशूल जो है वो मलावस्तंभ के कारण होता है, वेगारोध के कारण बहुत बार शिरशूल होता है। हाँ, वाहन प्रवास ज़्यादा होता है, उनमें शिरशूल आदि लक्षण ज़्यादा पाए जाते हैं। है ना। असमशयन मीन्स पिलो, तकिया लेना ना लेना, ज़्यादा तकिया लेना, ये सब चीज़ें जो रहती है उसमें शिरशूल पाया जाता है। हाँ, तो बहुत से कारण हैं। तो ये सब, इनका सबका अध्ययन होना चाहिए जब पेशेंट सामने आता है तो। ठीक है। बट सर मन्याशूल जो है वहाँ पे गैप है, वो होने दो ना, कुछ भी होना, रेडियोलॉजिकल चेंजेस कुछ भी होने दो, वो हो जाता है। ठीक है। हाँ, हमारा ध्यान, हमने अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसको बाबा पेशेंट को आरश है और आपने आरश की दवाई चालू कर दी तो उसको मन्याशूल कम हो जाता है। हाँ, रेडियोलॉजिकल चेंजेस 2-3 महीने में बदल जाते हैं, पर पहले चालू हो जाता है ठीक होना। ठीक है। बाद में ऊपर की पढ़ाई है कि बाबा फिर वो बल्ज है तो शोथ हम उसको कर सकते हैं, फिर उस प्रकार से लेप कर सकते हैं। हेतु उसके पित्त रक्त प्रकोपक हेतु है, तो वो शोथ हम रक्तज पित्तज शोथ करके उसके लेपन जो है रक्त चंदन यष्टि मधु आदि लेपन कर सकते। ये अगली पढ़ाई का स्तर है ना। पहला स्तर क्या है कि उसका वेगावर्ध जन्य है क्या, है क्या अतिभाषण जन्य है, ये पहला स्तर है। उसके आगे का स्तर ये है कि फिर हम वो शोथ हमारे दोषों के एंगल से देखेंगे क्या, अगर बल्जिंग है तो उस प्रकार से हम देखेंगे तो क्या होगा, तो वो आगे का स्तर है। तो पहले ये स्तर पहला कंप्लीट होना चाहिए कि आपको पहले डिटेल केस हिस्ट्री हेतु लेने और उस प्रकार से उसका आयुर्वेदीय उसका पिक्चराइजेशन देखना, वो होना चाहिए पहले। ठीक है। अब अगर स्पाइन में क्रैक हो गया है तो उसका हम भग्न करके डायग्नोस करके उस प्रकार से अस्थि पोषक जो लेप है, हाँ, चाहे वो गेहूं का आटा लगाओ, हाँ, इस प्रकार से कोई भी ऐसे लेप जो है जो संधानकर है वो लेप लगाकर हम उसका जो वहाँ का हेयर लाइन फ्रैक्चर हो या फिर ये ट्रीट कर सकते हैं। है ना। तो इस प्रकार से सब कर सकते हैं लेप के द्वारा। ऐसे और हाँ, आगे पूछो। सर नमस्ते, मुझे एक सवाल पूछना था। ये जो ऊर्ध्ववात की परेशानी है, जैसा अष्टांग हृदय में भी ये करीब 6 वेगों में है,
आता है ऊर्ध्ववात में, तो क्या हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ऊर्ध्ववात आ रही है ये इसका इंडिकेशन हो सकता है? जैसे मतलब उसमें भी क्या वेरिएशंस दिखती लक्षण हैं उसके समुच्चय जो टोन होता है में? ना, लक्षण समुच्चय जो होता है, अधोवातस्य रोदेन गुल्मोदावर्त रुक्कक्लम, हाँ, वातमूत्र शकृत्संग, ये जो लक्षण समुच्चय जो दिया है वो ऐसे नहीं दिया है, वो क्रम है, ठीक है ना? हाँ, ओके, बराबर है ना? तो ये क्रम है ना, उस प्रकार हाँ की व्याधि दिखती है व्यवहार में भी। हाँ, तो इसीलिए ये श्लोक जो है वो पाठ होना चाहिए। पहली बात, बाहट क्यों होनी चाहिए? ये क्रम भी है, उसको क्रम महात्म्य है, ठीक है ना? ऐसे ही नहीं दिया अधोवातस्य रोगे ना, गुल्म क्यों दिया पहला, है ना? गुल्मोदावर्त उदावर्त क्यों दिया बाद में? ऐसा नहीं, वो क्रम है। संप्राप्ति उस प्रकार से जाती है, जैसे मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है तो बीच में आने वाली जो सिटीज़ है ना, उनका भी क्रम है ना? तो बाद में गुजरात आएगा, बाद में मध्य प्रदेश आएगा, वॉटेवर जो कुछ क्रम है वो क्रम महात्म्य है। ऐसे नहीं होगा, नहीं इस समय मेरे इस टाइम गुजरात नहीं आया, इस टाइम ये पहले आया, ऐसे नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो संप्राप्तियाँ जो है, श्लोक जो है, लक्षण जो दिए है, उनको क्रम महात्म्य है। इसीलिए जो है वो श्लोक बाहट होने चाहिए, और एटलीस्ट जो मिनिमम चीज़ें हैं, अविवेक धारण के श्लोक, हाँ, ये होने चाहिए, है ना? तो पेशेंट जब बोलता है अरे मुझे ये है, तो अगले लक्षण आपको ये होते स्मरण हो जाते हैं। अरे फिर आप पूछते हैं अरे ये है क्या आपको? वो बोलता है नहीं ये नहीं है पर वो है, ऐसे होता है। तो एक चेन लगती है, ठीक है ना? और फिर पता चलता है। ये एक बार बार पढ़ाई करने के बाद ये जजमेंट आ जाती है। इसीलिए जब हम कॉलेज के इसमें रहते हैं या फिर थर्ड ईयर में रहते हैं, फोर्थ ईयर में जब टाइम ज़्यादा रहता है, तब क्या करना है, श्लोक जो है वो पाठ करने हैं। और पाठ करना ये इजी मेथड है किसी भी अध्ययन की, ठीक है ना? तो एक बार आपको वो बाहट हो गए लक्षण समुच्चय, उसका क्रम महात्म्य, तो फिर इजी हो जाता है। तो आप मैजिक कर सकते हो पेशेंट का, हमारी आप देखो इसके बाद आपको ये हुआ ना, हाँ हुआ, तो बोलता है फिर उसके बाद वो हुआ ना, हुआ। और ऐसे लिटरली दिखता है, हाँ, प्रैक्टिस में। पर वो हमें क्रम पता चाहिए, उसके लिए श्लोक बाहट चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। और पेशेंट आता है, बोलता है मुझे पेशाब के टाइम वो दर्द है, वहाँ पे दर्द होता है। फिर हम पूछते हैं कि क्या करता है, फिर वो बोलता है मैं टीचर हूँ, ये हूँ, ऐसे हूँ, बैंक में काम करता हूँ। फिर हम पूछते हैं अरे फिर ये मूत्र वेगावरोध के कारण है क्या? फिर हम श्लोक याद करेंगे, फिर वो आएगा कि अंग भंगाश्मरी पुष्टि मेंट्रोवंक्षण वेदना मूत्र से योद्धा पूर्वीच प्राय होगा। या भी हमारा पाठ है, तो हम बोलेंगे तो आपको पूरा बॉडी पेन होता है क्या? तो बोलता है होता है। तो हमारा एक पहला जो टारगेट है वो बैठता है बराबर, है ना? तो इस प्रकार से होता है ना? तो अगर इस प्रकार से अंग भंग है तो उसको ट्रीटमेंट जो है वो अवपीड़न स्नेह कर सकते हैं हम, बराबर है ना? तो उसको बाकी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, वही देना है, बराबर है? तो इसीलिए श्लोक का जो है वो स्मरण होना चाहिए। ज़्यादा, जितने ज़्यादा श्लोक का स्मरण उतना ज़्यादा आपकी प्रिसाइज आ जाता है प्रैक्टिस में, है ना? हाँ, पीसीओडी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। पीसीओडी के लिए मैंने एक 1.5 घंटे का लेक्चर है मेरा, 1 सवा घंटे का, तो उसमें सभी एंगल जो है पीसीओडी के कवर किए उसमें। तो वो लेक्चर जो है आपको ग्रुप में लिंक या फिर यूट्यूब पे चैनल पे मिलेगा मेरे। हाँ, बड़ा टॉपिक है वो पीसीओडी का। हाँ, और हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, एक 45 इयर्स फीमेल आहे, 45 इयर्स फीमेल है, हेवी ब्लीडिंग की समस्या है 1 साल से। तो अधोगर रक्तपित्त सोच के ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो पथ्य वगैरह और दवाई लेने का शेड्यूल ठीक से बैठता नहीं था। थोड़ा सा रिजल्ट आता है महीना, फिर से अगले अंति पे वो हेवी ब्लीडिंग वगैरह बहुत ही रहता है। तो यूएसजी में सिस्टिक इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया आया था। तो इसका कैसा ये करना है? और हाँ, क्या है, पित्त अगर अपान कक्षा में गया तो अपान कक्षा में जो चीज़ें हैं, तो गर्भाशय है, तो वो जो आशय है जिस धातुओं से बना है उस धातु में वो पित्त चला जाता है। तो पित्त अगर मांस में गया तो मांस पाक हो जाता है और हमें हाइपरप्लेसिया दिखता है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से उसकी संप्राप्ति लगानी है। तो मांस में क्यों गया? क्योंकि उधर खवे गुण था। खवे गुण क्यों था? क्योंकि उसने रजचर्या नहीं फॉलो की थी, क्या कुछ भी कारण हो सकता है ना?
तो ये सब चीज़ें देखनी ओके, है। हाँ। हाँ, और उस प्रकार से चिकित्सा करनी है। रही बात वो नहीं ट्रीटमेंट ले रहा, तो ये हमारे सामने नहीं होना चाहिए, लेना ही चाहिए, ठीक होना है तो लेना ही है ना? तो वो ऐसे करो। हाँ, तो स्राव जब कब बढ़ता है? जब तीक्ष्ण गुण बढ़ता है ना? और मांस का विदारण हो जाता है, द्रव गुण बढ़ता है, उष्ण गुण बढ़ता है। तो इनमें से कोई तो गुण बढ़ता होगा और इसलिए वो बाहर निकल रहा है ना? तो उस प्रकार से उसकी चिकित्सा तो करो उनको। 3 महीने छुट्टी लेकर परहेज भी किया, तब ठीक लगा था। एचबी उनका 4 से 7 तक बढ़ाया, 4 तक गया था। बीटी भी नहीं किया। कुछ मत करो, ये सब कुछ मत करो। हमारे इससे वो देखो कौन सा गुण बढ़ा है वो देखो, ठीक है? हाँ, 6-6, 7-7 एचबी वाली औरतें 2-2 बच्चों को जन्म देती है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? तो खून की जो है एचबी पर नहीं निर्भर रहता, उसकी क्वालिटी पर निर्भर रहता है, और क्वालिटी इज़ नॉट इक्वल टू एचबी। तो वो मत देखो, बाकी सब देखो, ठीक है? हाँ। इस प्रकार से कैसा उपचार? वात का प्रेडोमिनेंट हो, हाँ, वात की गति ज़्यादा आपको लग रही है तो उसको वमन देना चाहिए, हाँ, रक्त पित्त में, ठीक है? पहली बात। हाँ, दूसरी बात जो मैंने बोला कि ऐसी संप्राप्ति होती है कि पित्त जाता है, तो पित्त कहाँ जाता है? अष्टांग संग्रह में बताया है कि पित्त किस में जाने के बाद क्या होता है। त्वचा में गया तो क्या होगा, हाँ, रक्त में गया तो क्या होगा, मांस में गया तो क्या होगा, मेद में गया तो क्या होगा, हाँ, किस प्रकार की ग्रंथियाँ होगी, इस प्रकार से वर्णन किया है। तो मांस में गया तो पाक आ जाता है, मांस पाक। अभी आप बोलेंगे फिर कौन से चैप्टर में मिलेगा? अष्टांग संग्रह में मिलेगा। अष्टांग में? अष्टांग संग्रह में चैप्टर देखना पड़ेगा, शायद दोषादि विज्ञानीय जो है, हाँ, उसके आगे पीछे और उसमें मिल सकता है। हाँ, तो उन्होंने वो बोला है कफ गया रस में तो क्या होगा, रक्त में गया तो क्या होगा, है ना? तो इस प्रकार से काम करता है। तो गया कौन है? पित्त गया है। पित्त क्यों गया? क्योंकि तो बड़ा है। उधर ही क्यों गया है? क्योंकि उधर खवय गुण्य है, उसकी गति वहाँ पर है, वहाँ गया है। तो ये तीनों जो फैक्टर है उन पर काम करना है हमें। तो वो हेतु देखो कैसे उस प्रकार से करो काम। ओके, थैंक यू। कोई भी अनुक्त हो, कोई भी ऐसे बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी आ गए ना, तो भी डरना नहीं है। हमें सिर्फ आयुर्वेद के हिसाब से सब प्राप्ति लगानी, बस उतना ही काम करना है। हाँ, क्योंकि हमें आयुर्वेद ही आता है, बराबर है? तो वही करो और उसमें ही बिठाओ। कोई भी पेशेंट हो उसमें बिठाना उसको। ऐसे जैसे होम्योपैथी में वो क्या करते हैं, पूरे लक्षण समुच्चय लेते हैं। पूरे लक्षण समुच्चय पूरा लेने के बाद वो जो उस पेशेंट का जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन लग रहा है उनको, उसके अनुसार एक मॉलिक्यूल में, एक रूब्रिक इसमें रूबिक्स में उसको बिठाते हैं। एक उनका जो मदर टिंचर रहता है, तो उसमें वो उसको बिठाते हैं और उस वैसा ही इंग्रेडिएंट वो निकाल कर वो देते हैं। उस प्रकार हमें करना है, वो सब कुछ देखना है, आयुर्वेद के अनुसार उसको बिठाना है, संप्राप्ति लगानी है और देना है। बाकी कुछ भी होने दो, उसको बड़े बड़े व्याधियों का नाम देने दो, सिंड्रोम का नाम देने दो, उससे डरना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ठीक है? तीक्ष्ण गुण नहीं बढ़ा है, उष्ण गुण नहीं बढ़ा है, जल गुण नहीं बढ़ा है, वात प्रकोप नहीं है, पित्त मांसगत नहीं हुआ है, हाँ, रक्त पित्त के कोई भी निदान नहीं है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है और ब्लीडिंग हो रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है? हाँ, क्योंकि कार्य कारण भाव है। कुछ व्यक्त होने के लिए वहाँ कुछ तो प्रकृति चाहिए होती है। अभाव से कुछ व्यक्त नहीं होता, ठीक है ना? बराबर है ना? ये हमारा मूल सिद्धांत है। हाँ, किधर भी कुछ भी होने के लिए कुछ तो उधर चाहिए, ये मूल सिद्धांत है। हाँ, तो कारण तो हाँ बोलो ना। बाद में सर लिवर भूनिम्बादी और लिवर को लेके थोड़ा सा ये किया तो अच्छा लगा, लेकिन उनका जो ये है मानसिक स्ट्रेस टेंशन का जो ये है उस पे कुछ कर नहीं सकते। नहीं, मानसिक पर नहीं करना है, क्योंकि मानसिक का परत रिफ्लेक्शन जो है वो दोष पर ही आने वाला है। ट्रीटमेंट दोषों की करनी पड़ेगी, ठीक है ना? हाँ, काम शोक भयात वायु होगा तो ट्रीटमेंट वायु की करनी है। काम शोक जो हम बोलकर उनको बोल सकते कि ये इतना ये करो मत करो, पर वो करने वाला तो वही है पेशेंट उसके मुताबिक, ठीक है ना? बराबर है ना? ऐसा है। क्योंकि वो क्लिनिक में आएगा 5 मिनट के लिए आपके पास, आप 5 मिनट के बाद बोलोगे अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों शोक ले रहे हो, सबका यही है, ये है वो है। वो एक 2-3 मिनट सुनेगा आपका, एक 15-20 मिनट उसका शोक कम हो जाएगा, उतना तो ठीक है।
पर रेगुलर उसका जो शो कर है रहेगा उससे वात प्रकोप तो होने वाला है। हाँ तो चिकित्सा में बात भी करनी पड़ेगी, है ना, ऐसा। ठीक है, और अभी एक प्रश्न लेंगे और रुकेंगे। पूछो। पूछो कोई भी। बोलो। सर एक पेशेंट है सर, मीठा बहुत खाते हैं और बचपन से ही मतलब मीठा बहुत खाया है और 50+ एज होगी सर। उनके अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो रहा है। फिर बालों भी सफेद हो रहे हैं। कितने और साल का है? यहाँ 50+ है सर। 50? 50 और फिर 50 में ग्रेइंग नहीं होंगे तो कब होंगे? नहीं सर, जैसे ना आईब्रोज, आई लैशेस वगैरह ये भी सब वाइट हो रहा है। हाँ ठीक है। तो क्या है, पित्त प्रकृति के लोगों को जल्दी बाल जो है पालित्य आ जाता है ना। उनमें साधारणतः बोलो, स्वभाव से क्या हो जाता है, मधुर रस उनको पसंद आता है। बोलो। अच्छा जी जी, डिटेल केस ले लो कुछ, उस प्रकार से। मीठा ज्यादा खाते थे, वैसे बता रहे थे पहले खट्टा वट्टा भी ज्यादा खाते थे। और पसीना ज्यादा आता है क्या, पूछो। पसीना तो नहीं, पसीना पहले तो नहीं आता, पहले पसीना नहीं आता है सर। तो पसीना नहीं आता है सर। वो देखो उनका कैसा है। अब एज ही है उनका 50। अभी तो क्या है, ग्रेइंग जो है वो जल्दी आ गए सब में भी, क्योंकि हमारा जो खान पान है वो सब चेंज हो गया है ना। हम जो सब्जियां खा रहे हैं वो उसमें भी बहुत सी चेंजेस है। तो आजकल जो है पीरियड भी जल्दी आ रहे हैं लड़कियों को, है ना। अभी जो सिटी लेवल में जो है वो 10 साल की उम्र के, 11 साल की उम्र के, 9 साल की लड़कियों को पीरियड आने लगे हैं, ठीक है ना। तो हाँ, तो ये भी लक्षण जो है वो सब हमारे जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं इनके वजह से सब कुछ बहुत सी चीज़ें हो रही है ना। तो ये सब है। अभी कौन 9 बजे सोता है, कोई नहीं सोता। हम डिस्कशन भी 10 बजे तक कर रहे हैं ना। तो ये बहुत सी छोटी मोटी बदलाव जो है वो हमें व्याधिकारक बनाती है। हमें व्याधि हमारे शरीर में लाते हैं। तो हम क्या वैद्य भी हो नहीं तो कोई भी हो, है ना, व्याधि तो आने वाली है, क्योंकि निसर्ग के विपरीत हम चल रहे हैं, है ना। तो जिस समय सोना चाहिए उस समय नहीं सोते, जिस समय उठना चाहिए उस समय नहीं उठते, है ना। जिस समय खाना चाहिए उस समय नहीं खाते, क्या खाना चाहिए उसके विपरीत खाते हैं। ये बहुत सी चीज़ें, थोड़े वैद्य है इसके लिए हमें थोड़ा अग्नि, आम, दिनचर्या ये सब मालूम है थोड़ा, पर हम ये कर देते हैं तो थोड़े व्याधि इतने नहीं आते। और बाकी के इंसानों को वो भी नहीं मालूम रहता, है ना, वो खाते वो क्या खाते वो भी नहीं मालूम रहता। तो इसलिए व्याधि जो है उनका प्रमाण बढ़ गया है ना। ऐसी कोई एक आधी फैमिली रहेगी, एक भी फैमिली ऐसी नहीं है कि जिनमें कोई व्याधि तो नहीं हो, है ना, कोई रोगी नहीं हो। कॉमन हो गया है सब में, है ना। ऐसा है। लोग अभी बातें भी 70 बहुत जल्दी, मतलब इतने 50s वगैरह में दिखाई। ये पालित्य जो है पित्त के प्रकोप के कारण होता है ना, है ना। बालों का रंग बदलना, बाल गिरना ये वात के कारण होता है, पित्त के कारण भी होता है। पर रंग बदलना ही पित्त के कारण होता है। बाल भी झड़ रहे हैं सर, बाल भी बता रहे थे कि हेयर तो एजिंग फास्ट हो रहा है उनको रसायन चालू कर दो, अभ्यंग चालू कर दो। नारसीय रसायन करके मिलता है, वो नारसीय रसायन आप चालू कर सकते हो उनको। अर्थात केसेस की डिटेल लेनी चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा कल्प नहीं बताता, क्योंकि मैंने कल्प वही बताया आप वही वैसे दोगे तो ऐसा कभी कभार गलत हो सकता है। इसलिए डिटेल केस ले लो, रसायन उनको चालू कर दो। वात कम होना चाहिए, पित्त शमन होना चाहिए, इस प्रकार से रसायन, अम्ल की जैसे रसायन है वो चालू कर दो, ठीक है। और बाकी की दिनचर्या उनको ये कर दो ताकि 4-5 दिन में जो पूरे सफ़ेद होने वाले हैं उससे वो कम हो जाएंगे, है ना। यस सर ऐसा है, ठीक है। ठीक है, ओके, चलो रुकेंगे। ओके, धन्यवाद।